वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ का सेकेंड पार्ट। जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट था वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए। इस डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग जाके जरूर देखिएगा इसकी वीडियो को। अगर आप वो वाली वीडियो देखते हैं तो आपको ये वाला लेक्चर समझने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो चलिए, तब उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो हम लोगों ने पार्ट वन में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हमने पार्ट वन में क्या क्या देखा था। हमने पार्ट वन में सबसे पहले मैटर के बारे में देखा था। मैटर क्या होता है? वो हर चीज जो जगह घेरे, जिसके पास मास हो या फिर जिसको हम महसूस कर सके, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर जो पदार्थ था। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। हमने 5 टाइप बताए थे आप लोग को कि मैटर 5 टाइप के होते हैं। उनके बारे में हमने पूरे तरीके से बताया था। एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड जिसे ठोस बोला जाता है, लिक्विड द्रव होता है, गैस तो गैस ही है, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर हमने थोड़ा डीपली नॉलेज लिया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कवर कर रखा है। और हमने लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। टेम्परेचर का कन्वर्जन करना, टेम्परेचर का यूनिट आपस में कन्वर्ट करना। टेम्परेचर के हमने बताया था 3 टाइप की यूनिट होती हैं। एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना बताया था और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना बताया था। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला हम दोबारा लिखे थे ना, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये होता है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला भी हमने आपको कल बता रखा है। वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये होता है डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। और याद करो, हमने आप लोग को एक होमवर्क भी दिया था कि 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को आपको बदलना है हमारे केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसको केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या किया जाएगा? केल्विन के लिए हमने फॉर्मूला बता रखा है ये वाला। यहीं पर डिग्री सेल्सियस की जगह पे हमें 37 पुट करना है। 37 डिग्री सेल्सियस पुट करेंगे तो यहाँ पे केल्विन में निकल के आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस की जगह पे 37 पुट करो और उसके बाद में 273.15 ऐड करोगे इसमें, तो केल्विन में निकल के आ जाएगा। हमारा केल्विन में आएगा 310.15। 37 और 273 को अगर ऐड करेंगे तो 310 आएगा ना। 310.15 केल्विन निकल के आ गया हमारा। अब इसके बाद में डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे 37 डाल देंगे तो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। 9/5 37 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4, 7.4 आया। 9 की 7.4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 का 6 3 क्या कैरी, 9 7 का 63 66 66.5 प्लस में 32। तो इसको ऐड करेंगे जब तो हमारा आएगा 98.6। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब थर्मामीटर वगैरह में हम लोग बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो उसमें 38.6 जो हमारा होता है, 38.6 जो होता है ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है। और अगर इससे ज्यादा आपका टेम्परेचर आ रहा है बॉडी का तो मतलब बोला जाता है कि आपको फीवर हो गया। जैसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपका टेम्परेचर आया है तो बोला जाएगा कि आपको फीवर है। तो जो हमारा बॉडी होता है, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में क्या होता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग नाप रहे होते हैं सारी चीजें। थर्मामीटर में सारी रीडिंग डिग्री फ़ारेनहाइट में आती है।
तो यहाँ पे जब हम लोग बोलेंगे 98 डिग्री से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो हमारा बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तब तक ये सब आप लोग देख लीजिए, इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, आगे का जानते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है। हम लोग के दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या मैटर अपनी स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन कर सकता है, क्या मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, मैटर अपनी स्टेट में कन्वर्जन कर सकता है। कैसे कर सकता है? जब टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट में आता है मैटर, तो उसके स्टेट्स में चेंज होता है। जैसे सॉलिड में है अभी, गैस, कोई मैटर सॉलिड में है, अगर उसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे, और हाँ ये जो ट्रायंगल वाला सिंबल होता है, ये होता है हीट का सिंबल। और एक आप लोगों को किताबों में देखने में मिलेगा एच न्यू, ये होता है सनलाइट का सिंबल। हीट मतलब ऊष्मा, सनलाइट पर सूरज की रोशनी हुई है। जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, और जब लिक्विड को हम लोग और हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। और इसको जब हम लोग ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पानी को देखा है, पहले वो बर्फ में है, यहाँ पे बर्फ है, पहले बर्फ में है, उसको हम लोग गर्म करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर पानी को हम लोग और गर्म करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर। और जब वेपर को हम लोग ठंडा करेंगे तो दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसको और ठंडा करेंगे तो दोबारा से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टाइप से इंटर कन्वर्जन चल रहा होता है हमारे पूरे स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली जानते हैं, पहले सॉलिड से लिक्विड के बारे में पूरा डीपली जानते हैं, फिर लिक्विड से गैस के बारे में, गैस से लिक्विड के बारे में, फिर लिक्विड से सॉलिड के बारे में। ये सब कुछ हम लोग डीपली जानने वाले हैं, तब तक ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला इंटर कन्वर्जन, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड कैसे चेंज हो सकता है? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। क्यों कन्वर्ट होने लगता है? जैसे मान लो ये सॉलिड है, हमने कल बताया था कि कोई भी जो मैटर है, मैटर हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से ये पूरा मिलकर बना हुआ है। अब मान लो हमने इसको हीट किया, नीचे से इस पे हमने हीट किया, नीचे से हम लोगों ने हीट किया है। अब जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हो गए, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमने कल पढ़ा रखा है ना, वही काइनेटिक एनर्जी। ये सारे पार्टिकल्स थोड़ा गर्म हो जाएंगे और आपस में एक दूसरे में टकराने लगेंगे। सारे पार्टिकल्स जब एक दूसरे में टकराने लगेंगे तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स जो है वो छोड़ के वहां से जाने लगेंगे बाहर, कुछ पार्टिकल्स छोड़ के चले जाएंगे, तो जो इनका होगा स्पेस थोड़ा बीच में बढ़ जाएगा। अब याद करो, इस टाइप का हमने क्या पढ़ाया था, हमने लिक्विड के बारे में बताया था, क्या बताया था, इंटरमोलिकुलर स्पेस इनके बीच में थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो अब यहाँ पे ये पहले सॉलिड फॉर्म में था, जब हमने इसको हीट किया, हीट करने से इनके जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल्स थे वो छोड़ के वहां से जाने लगे। पार्टिकल जब वहां से छोड़ के उसको जाने लगे तो उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया। इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया तो उसका जो पूरा था वो पूरा लिक्विड टाइप का बन गया, वो इसी टाइप से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसी पूरी प्रोसेस को बुलाया जाता है मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में बदलने की इस पूरी प्रोसेस को बुलाया जाता है मेल्टिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलन, या संलयन भी बोल सकते हैं इसको।
गलन या संलयन बोल सकते हैं। तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो हीट होने के बाद में लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। बस यही चीज है पूरी सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने में। अब हमारे पास में आता है एक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिसे बोला जाता है गलनांक। अब आगे तुम लोग को और भी चीजें दिखाई देंगी जिनमें पॉइंट लग के आएगा। पॉइंट का मतलब सिंपल सा है, ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे कोई भी चीज मेल्ट करने लगेगी। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, ऐसा एक पॉइंट जहां पर कोई चीज मेल्ट होना शुरू हो जा रही है उसी को बोला जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ऐसा ताप जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पूरा कवर हो गया है। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और हीरे का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से हम लोग टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो जो बर्फ होगी हमारी, बर्फ पिघलना शुरू कर देगी। ऐसे लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो जो हमारा लोहा होगा, लोहा पिघलना शुरू कर देगा। ऐसे ही हीरे का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3550 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर करने पे जो हमारा हीरा होगा, हीरा भी पिघलना शुरू कर देगा। इन तीनों टेम्परेचर्स को लिख दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होते हैं इनको लिख लीजिए सही से। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्जन होता है। इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन। लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होती है। अब हम लोगों ने जैसे पिछले वाले में देखा था सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रहा था। जब हम लोग उसको हीट करते थे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसके पार्टिकल्स उसको छोड़ के चले जाते थे। बिल्कुल सेम वैसे ही इसमें भी है। जैसे ये हमारे पास में लिक्विड है, जब हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद में क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स यहाँ से जाने लगेंगे धीरे धीरे करके, और इतना हीट कर दिया जाता है कि जो सारे पार्टिकल्स होते हैं, सारे पार्टिकल्स उड़ जाते हैं, और वो उड़ के क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है वाष्प। ज्यादा गर्म करने पर जो पानी होता है, पानी के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर के, वो सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के सरफेस को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। बाहर जब वो निकलने लगते हैं तो वो धीरे धीरे करके वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं, मतलब वाष्प में कन्वर्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। इसी पूरी प्रोसेस को बुलाया जाता है बॉइलिंग। इस प्रोसेस को बुलाया जाता है बॉइलिंग। उबलना जिसे कहा जाता है। देखा होगा ना, पानी अगर हम लोग गैस पे छोड़ दें, गैस जला के हम लोग पानी रख दें उस पे, और ऐसे ही गैस जलने दें काफी देर तक की, तो हम लोग देखते हैं कि जो पानी होता है, पानी इतना गर्म हो जाता है कि सारे के सारे जो पानी के कण होते हैं वो वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं और उड़ के ऊपर चले जाते हैं। तो इसी को कह देते हैं हम लोग बॉइलिंग। अब इसी में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा पहले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको बोला जाता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने से पहले हम लोग को वायुमंडलीय दाब और वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर, जिसको बोला जाता है वाष्प दाब। इनके बारे में जानना पड़ेगा पहले। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और वाष्प दाब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के ऊपर एक प्रेशर लगातार लग रहा है, लेकिन वो हम लोग को महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग के ऊपर वो स्टार्टिंग से ही लग रहा है, बचपन से हमारे ऊपर वो प्रेशर लग रहा है, हम लोग को वो बिल्कुल महसूस नहीं होता है। लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहा होता है कि अगर अलग से वो प्रेशर हमारे ऊपर लगाया जाए तो इंसान पूरा मतलब फूट जाए, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। इतना ज्यादा बड़ा प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो हमारे ऊपर कंटिन्यू लग रहा है, एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे ऊपर लग रहा है। जैसे हवा वगैरह कुछ भार है, वो सारा भार हमारे ऊपर से रखा हुआ है पहले से ही, हमारे ऊपर एक प्रेशर टाइप का है पहले से, उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर ये होता है, जैसे एक कंटेनर है हमारे पास, एक कंटेनर में हमने पानी भर रखा है यहाँ तक। अब इसमें मान लो हमने आग लगाई नीचे से, हीट किया इसको, इसको नीचे से हमने हीट किया। अब ये जो पानी था, हीट करने पे क्या होगा? जो पानी होगा, पानी भाप में बदलने लगेगा, ऐसे भाप बन के ऊपर उड़ के जाने लगेगा, ऐसे ऐसे वो भाप बन के पूरा ऊपर जाने लगा। अब भाप के भी छोटे छोटे कण होंगे, पार्टिकल से मिलके बनी होती है ना गैस, हमने बताया है। तो जो भाप होगी, भाप के भी छोटे छोटे कण होंगे, वो सारे कण इधर उधर कंटेनर पे यहाँ पे टकराएंगे और टकरा के वो इधर उधर आएंगे वापस। अब ऐसा होगा, जैसे कुकर वगैरह देखा है हम लोगों ने, कुकर में क्या होता है, जो पानी होता है, पानी उबलता है, पहले पानी उबल के गैस उसकी बनती है, गैस बन के पूरे कुकर में आसपास में भर जाती है पूरी। भरने के बाद में क्या होता है, वो पूरा एक प्रेशर अंदर क्रिएट कर देता है, प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है, जो हमारे जो पानी का पूरा पानी का सरफेस था, सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगने लगता है, ऊपर से प्रेशर लगने लगता है। ये जो इसके ऊपर से एक प्रेशर लग रहा है इसके, इसी को बुलाया जाता है वेपर प्रेशर। मतलब वेपर के द्वारा लगाया गया लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा, उसी को बोला जाएगा वेपर प्रेशर। मतलब पूरी वेपर हमारे पास में भर गई है, वेपर भरने के बाद में वो जो लिक्विड की सरफेस थी, लिक्विड की सरफेस के ऊपर भी एक प्रेशर लगाया जाएगा वेपर के द्वारा, उसी को बोला जाएगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर होता है हमारा जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है वेपर के द्वारा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाया है। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे ये कंटेनर है हमारे पास में, जैसे ये बताया था, बिल्कुल सेम यही चीज। एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है, हमने नीचे से इसमें आग लगाई है, इसकी भाप बन रही है, भाप बन बन के इसमें पूरा भर गई है भाप। भाप भर के इसके ऊपर एक प्रेशर लगाने लगी है, जिसको बोला जा रहा है वेपर प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, अच्छा जैसे मान लो इस कंटेनर के ऊपर वेपर प्रेशर लग रहा है, और इस कंटेनर के बाहर एटमॉस्फेयर भी तो है हमारा, एटमॉस्फेयर भी तो इस कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे जो लिक्विड होता है, लिक्विड की वेपर प्रेशर, लिक्विड की वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, इसी को बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सी चीज है, इसको एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस टू लिक्विड कन्वर्जन। जैसे हमारे पास गैस है, अभी हमने पानी को उबाला था तो वो वाष्प में परिवर्तित हुआ था, वेपर में परिवर्तित हुआ था। हम क्या कर रहे हैं, वेपर को हम लोग ठंडा कर रहे हैं। वेपर को जो हम लोग ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद में वेपर जो होती है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ये पानी बन के हमारे पास आ जाएगी लिक्विड फॉर्म में। जो गैस है, गैस ठंडा करने पर लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे भगोने वगैरह में हम लोगों ने मान लो दूध गर्म किया, जैसे ये है हमारे पास भगोना, इसमें हमने दूध गर्म होने रखा, दूध पूरा उबल गया है, और दूध उबलने के बाद में दूध में तुम लोगों ने देखा होगा भाप निकलती है, वो भाप इसमें से निकल रही है। अब
तुम लोगों ने क्या किया, एक वहां पे उसके ऊपर जाके प्लेट रख दी है। अगर तुम थोड़ी देर बाद इस प्लेट को हटाओगे तो तुम्हें इस प्लेट पे नीचे साइड में पानी की बूंदें दिखाई देंगी। वो पानी की बूंदें तुम्हें क्यों दिखाई दी? क्योंकि पहले हमने पानी को गर्म किया, पहले मान लो दूध को हमने गर्म किया, दूध गर्म हुआ तो दूध से निकली भाप, भाप वो निकल रही थी, और जब प्लेट थी, प्लेट हमने रखी, तुरंत तुरंत प्लेट का टेम्परेचर ठंडा था। लेकिन जब प्लेट वहां पे रख गई है, प्लेट को रखने के बाद में भाप जो होगी, भाप प्लेट पे आगे टकराएगी, और प्लेट से टकराने पर भाप प्लेट से ठंडा वाला जो टेम्परेचर होगा उसको अपनी तरफ खींचने लगी होगा, और उससे वो अपने आप को पानी में कन्वर्ट करने लगी। भाप धीरे धीरे जाके पानी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा वेपर था, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हिंदी में बोला जाता है संघनन। इस पूरी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन। हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन। अब लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास है पानी, पानी तुम्हारे पास कोई कटोरे में रखा हुआ है, पूरा पानी है ये भरा हुआ। अब तुमने इस कटोरे को जाके फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में जब तुम रखोगे जाके तो वहां पे क्या किया जा रहा है, उसे ठंडा किया जा रहा है। ठंडा करने की वजह से जो पानी होगा, पानी हमारा काय में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। ये हमारा बर्फ में बदल गया। अब पहले पानी लिक्विड फॉर्म में था, और यहाँ पे हमारा पानी सॉलिड फॉर्म में आ गया। पहले द्रव अवस्था में था, अब यहाँ पे ठोस अवस्था में आ गया है। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जिसे हिंदी में बोला जाता है हिमीकरण। हिमीकरण या जमना भी लिख सकते हैं हम लोग। पानी जम रहा है तो उसे जमना भी लिख सकते हैं हम लोग, हिमीकरण। इस पूरी प्रोसेस को फ्रीजिंग बोला जाता है। हमने पानी को ठंडा किया, पानी ठंडा होकर बर्फ में बदल गया, इसको पूरा बोला जाएगा फ्रीजिंग। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में, प्रेशर के प्रेजेंस में हमारा जो पानी था, पानी बर्फ में बदल रहा है। मतलब एक ऐसा ताप जिस पे वायुमंडलीय दाब के प्रेजेंस में हमारा जो लिक्विड था, लिक्विड सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है, इसी को बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमारे दिमाग में आएगा ये हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों आ रहा है? बार बार हम पहले अभी हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट देखा था, वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था, यहाँ पे भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। ऐसा होता है जैसे हमारे धरती पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये अलग है, और चांद पे जो होगा, चांद पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पॉइंट हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग पानी को मान लो उबाल रहे हैं तो पानी अलग अलग टेम्परेचर पे उबलेगा, और पानी को अगर हम लोग ठंडा करके जमा रहे हैं तो वो अलग टेम्परेचर पे जमेगा। और अगर चांद पे वही चीज हम लोग करेंगे तो वो अलग टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि चांद पे जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब अलग है। वायुमंडलीय दाब जब हमारा अलग है तो हमारा वहां पे उसको बदलने के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा। तो इसीलिए हम लोग हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे जितना होगा उस बेसिस पे हम लोग बोल पाएंगे कि पानी से बर्फ बदलने में इतना टेम्परेचर लग रहा है, इतने टेम्परेचर पे पानी से बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट में भी था, तभी वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हुआ था और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज हुआ है। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग अभी देखते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट सॉलिड टू गैस का कन्वर्जन। हमारे पास में कोई सॉलिड है, हमने उसे गर्म किया और वो सीधे गैस में चेंज हो गया, मतलब वो लिक्विड फेज में नहीं गया और सीधे सीधे गैस में चेंज हो गया।
इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैम्फर। कैम्फर क्या होता है भैया? कपूर। कपूर जलाइए कभी। कपूर को जब जलाते हैं हम लोग, कपूर जलने के बाद में वो सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बीच में उसका लिक्विड फॉर्म नहीं आता है। तो जो कपूर है, कपूर हमारा इसका एग्जाम्पल है सॉलिड टू गैस कन्वर्जन का। और तुम लोग देखी होगी नेफ्थलीन की बॉल्स। नेफ्थलीन की गोलियां देखी हैं? अब नेफ्थलीन की गोलियां क्या होती हैं, आधे तो बोलेंगे भैया ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। तुम लोगों ने होटल में देखा होगा, होटल्स में जो वॉशरूम होता है, वॉशरूम में छोटी छोटी ऐसी सफेद कलर की बॉल्स पड़ी होती हैं। वो बॉल्स किस लिए पड़ी होती हैं? क्योंकि ये जो बॉल्स होती हैं, ये बॉल्स सीधे गैस में कन्वर्ट होती हैं। गैस में कन्वर्ट होकर ये एक अच्छी सी स्मेल देती हैं। उस स्मेल से आती है फ्रेशनेस। स्मेल से फ्रेशनेस आती है, इसलिए इसको वॉशरूम वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये नेफ्थलीन की बॉल्स है हमारी, नेफ्थलीन। और तुम लोगों ने देखा होगा मम्मी भी यूज करती है नेफ्थलीन की बॉल्स। कैसे यूज करती हैं? जैसे तुम लोग के कपड़े जो होते हैं, जैसे कपड़ों में सीलन वगैरह ना आए, उसके लिए छोटी छोटी ऐसे सफेद कलर की बॉल्स आती है, पन्नी के अंदर पैक होके आती है। देखो खरीदी होगी बच्चों ने, अगर तो याद होगा। छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं सफेद कलर की, और कपड़ों के बीच में उनको छुपा के रख दिया जाता है ताकि सीलन ना आए कपड़ों के अंदर। और तुम लोग अगर थोड़े दिन बाद जाके देखोगे इन बॉल्स को, तो वो बॉल्स वहां पे नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? क्योंकि ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो गई, और गैस में कन्वर्ट हो गई ये उड़ गई। और ये जो उड़ जाती है, इनका सीधे गैस में कन्वर्ट होना, ये इसी प्रोसेस को कहलाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन भी कहते हैं। सब्लिमेशन, जिसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन, इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। इसको हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये इसका पूरा सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की इसकी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे सब्लिमेशन। अब ये वाली जो चीज है, इसको पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या आता है। अब हम लोग स्टेट्स के कन्वर्जन को एक फ्लो चार्ट बना के अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, और ये गैस। अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल्टिंग, जिसको गलना बोला जाता है, मेल्टिंग। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को हम लोग क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, जिसको वाष्पीकरण कहा जाता है। अब गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, जिसको संघनन कहा जाता है। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, जिसको बोला जाता है जमना। और अभी हमने बताया कि सॉलिड टू डायरेक्ट हम लोग गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाएगा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, जिसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अब तुम लोग के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया आपने बताया सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में तो हो जाता है, क्या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है? तो हाँ, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, अवक्षेपण जिसे कहा जाता है। अवक्षेपण, अवक्षेपण बोला जाता है इसे। अब गैस टू डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने का कोई एग्जांपल भी, या एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी ओस बनती है, ओस का क्या होता है? जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से कुछ वेपर्स इकट्ठा है, वेपर्स हमारी बनी हुई है, रखी हुई है। अब क्या होगा? ठंडी में क्या होता है, ये जो वेपर्स है, वेपर्स डायरेक्ट आइस में कन्वर्ट होने लगती हैं। तुम लोगों ने जैसे ओस बनते हुए देखा, ओस क्या है? ओस आइस के पार्टिकल्स हैं, तो वो डायरेक्ट आइस में कन्वर्ट होने लगती हैं। इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन, वो डिपोजिशन।
इस पूरी प्रोसेस को बोला जाएगा डिपोजिशन। तो जो ओस का बनना है उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। ऐसे होता है आयोडीन, जो होता है आयोडीन, आयोडीन को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन को हीट करने पर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, सॉलिड टू डायरेक्ट आयोडीन जो होता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये पूरी प्रोसेस हम लोग बोल देंगे सब्लिमेशन। और जब ये आयोडीन की जो गैस होती है इसी को हम लोग ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर ये गैस डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है, मतलब डायरेक्ट आयोडीन के सॉलिड क्रिस्टल्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। क्रिस्टल जिन्हें मतलब पत्थर टाइप से बोला जाता है थोड़ा, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। गैस टू डायरेक्ट आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग डिपोजिशन बोल देंगे। तो ये भी गैस टू आयोडीन की गैस टू डायरेक्ट आयोडीन सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने को भी हम लोग डिपोजिशन बोल सकते हैं। डिपोजिशन का ये भी एक एग्जांपल है, और ये एक ओस का बनना भी हमारा डिपोजिशन का एग्जांपल है। अब ये अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेटेंट हीट के बारे में। इसको बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। तो ये लेटेंट हीट है क्या? लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है जिसपे जो हमारे पास मैटर है, मैटर अपने स्टेट को चेंज करके रखता है। लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है जिसपे मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, बल्कि उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? जैसे हमने एक कंटेनर में पानी ले रखा है, हमने इसके नीचे से लगाई आग। अब आग लगाने पे हमने देखा पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में पानी का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम के टेम्परेचर पे हमने पानी ले रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस था। अब थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे इसका हमने नीचे से हीट देना शुरू किया, मतलब ऊष्मा देना शुरू किया, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद इसका पानी का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होगा पानी, पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा पानी। अब एक टाइम होगा जब पानी का टेम्परेचर पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का टेम्परेचर पहुंच गया हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद में जो हमारे नीचे से हीट है, हीट देना हम बंद नहीं कर रहे हैं, हीट हम देते जा रहे हैं लगातार। हीट देना हमने बंद नहीं किया, हीट हम देते जा रहे हैं। तो इस टाइम पे पानी की जो टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में जो हीट दी जाएगी वो हीट इस पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएगी। पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से पानी होने लगता है बॉयल। पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उबलना शुरू हो जाता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके बाद में जो हम हीट देंगे वो हीट ये पानी अंदर एब्जॉर्ब तो करेगा, लेकिन अपना टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा। अपना टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स ही रखेगा। बल्कि जो इसने अपने अंदर एनर्जी ली है, हीट जो इसने अंदर अपने अंदर ली है पानी ने, ये उस हीट से अपने आप को गैस में चेंज करने लगेगा। पानी उस वाली हीट से अपने आप में स्टेट में चेंज करने लगेगा, ना कि अपने टेम्परेचर में चेंज करेगा। मतलब हम हीट दे रहे हैं, किसी किसी को हम हीट दे रहे हैं, जैसे पानी को हीट दे रहे हैं या बर्फ को हीट दे रहे हैं। हीट देने पर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब एक टाइम आएगा जहां पे टेम्परेचर हो जाएगा फिक्स। टेम्परेचर हो गया मेरा फिक्स। टेम्परेचर फिक्स हो जाने के बाद में क्या होगा? हमने इसके बाद भी इसको हीट दी, तो इसके बाद में क्या होगा? इसका टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन जो हमने हीट दी है वो वाली हीट इसके स्टेट में चेंज करने लगेगी। इसका स्टेट चेंज होने लगेगा। अगर वो पानी में है तो पानी से वो गैस में बदलने लगेगा, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड से वो लिक्विड में बदलने लगेगा। तो इसके होने लगेगा स्टेट चेंज। और यहाँ पे जब इसका टेम्परेचर फिक्स हो गया है ना, कि इससे ज्यादा इसका टेम्परेचर नहीं होगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आया, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में तो 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी बॉयल होने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में लगाई गई हमारे द्वारा ऐसी एनर्जी, ऐसी हीट, जितनी हीट हमारे द्वारा लगाई गई है, इसके बाद में जो इसको सारे पानी को इवेपोरेट कर दे रही है, सारे पानी को उड़ा दे रही है हवा में, सारे पानी को गैस में परिवर्तित कर दे रही है, उसी को बोला जाएगा
लेटेंट हीट मतलब ऐसी हीट जो पूरे के पूरे पानी को गैस में बदल दे रही है, यहाँ पे उसको बोलेंगे हम लोग लेटेंट हीट। मतलब सिंपल सा है, छुपी हुई हीट, लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं ना इसे हिंदी में, छुपी हुई हीट। मतलब ऐसी हीट जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम यहाँ पे हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक गया है। ये बोल रहा है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तुम अपनी तरफ से हीट देते रहो, लेकिन हम अपने स्टेट में चेंज कर लेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे नहीं, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अपने स्टेट में चेंज कर लेंगे। इसके बाद में इसने हीट दी, हीट हमको जा रही है हीट, और हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, हमको दिखाई दे नहीं रही है हीट कि कहाँ जा रही है हीट। वो वाली हीट जो है इस पानी को गैस में बदलने में यूज हो रही है, गैस में चेंज करने के लिए यूज हो रही है। तो इसी वाली जो इसको गैस में चेंज करने के लिए यूज हुई है हमारी हीट, इसी को हम लोग बोल देते हैं लेटेंट हीट। मतलब यहाँ पे जो ये हीट हमारी यूज हुई है, इसी को हम लोग बोल देंगे लेटेंट हीट, मतलब गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। हमने पहले हीट दी किसी भी पानी को या बर्फ को, उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हुआ, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो रहा है। उसके बाद में एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे जाके उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। मतलब पानी अपनी तरफ से बोल देगा भैया इससे ज्यादा तो हमको हीट दे दो, लेकिन हम अपने टेम्परेचर में चेंज नहीं करने वाले हैं। तुम कहोगे भैया हम और भी जिद्दी हैं, हम अपनी तरफ से हीट तब भी देते रहेंगे, हम हीट दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, पानी कह रहे हैं हम अपना टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे नहीं चेंज करेंगे। तो पानी क्या करेगा, पानी अपना टेम्परेचर तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन हमने जो हीट दी है वो हीट कहीं ना कहीं तो जाएगी, क्योंकि हीट होती तो एक एनर्जी है, ऊष्मा ही तो होती है, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो वो ऊष्मा क्या करेगी, उस पानी को गैस में चेंज करने लगेगी। उसके टेम्परेचर को वो इंक्रीज नहीं कर पा रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो उस पानी को गैस में चेंज करने के लिए वो वाली हीट यूज होने लगेगी। तो जितनी हीट हमारी यूज हुई है यहाँ पे उस पानी को गैस में चेंज करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्यों लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि ये वाली हीट हमको दिखाई दी ही नहीं, ये तो छुपी हुई हीट थी ना। हम तो सोच रहे थे कि हीट हम देंगे तो सामने वाली जो चीज है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है, इसका तो सीधे स्टेट में चेंज हो रहा है। ये वाली हीट हमको दिखाई क्यों नहीं दे रही, हीट गई कहाँ, हमने तो लगाई अपनी तरफ से हीट, लेकिन हीट गई तो गई कहाँ, वो हीट गई है इसके स्टेट चेंज करने में। तो इसका स्टेट जो चेंज हो रहा है इसी को बोल देंगे हम लोग लेटेंट हीट। जितनी हीट यहाँ पे हमने लगाई है इसका स्टेट चेंज करने में, उसी को लेटेंट हीट बोल देते हैं। अब इसको पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद में आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, पहले तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। इसको हिंदी में बोला जाता है गलन की गुप्त ऊष्मा। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो तुमने ले रखी है एक बर्फ, बर्फ का तुमने टुकड़ा ले रखा है जिसका वहां से 1 kg। इस बर्फ को तुमने हीट दी, हीट दी, मान लो इस ये वाली जो बर्फ है हमारे पास, ये बर्फ मान लो माइनस में 25 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस के 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको हीट दी। हीट देके क्या होगा, ये वाली बर्फ आएगी धीरे धीरे करके 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगी। हम जैसे जैसे बर्फ को गर्म करेंगे ना, हीट दे रहे हैं नीचे से, गर्म कर रहे हैं उसको, तो वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 25 - 25 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ के आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। 1 kg बर्फ यहाँ पे भी 1 kg ही रहेगी। अब हमने इसके बाद में सोचा अभी हम इसको और भी हीट देंगे, हमने इसको और हीट दी, और हीट देने पे क्या होगा, अब क्या होगा, हमने बताया मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट होता है पानी का, मेल्टिंग पॉइंट बर्फ का, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गई है बर्फ, बर्फ कहेगी हम इससे ज्यादा अपना टेम्परेचर नहीं लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में तो बर्फ गलना शुरू हो जाती है, तो इसके आगे हम अपना टेम्परेचर नहीं ले जा पाएंगे। तो लेकिन हमने बोला हम तब भी तुमको हीट देना चाहेंगे, तुम अपना टेम्परेचर नहीं लेके जाओगे तब भी हम तुमको हीट देंगे। हमने इसको हीट और दी, तो ये क्या करेगा, बर्फ अपने टेम्परेचर में चेंज नहीं करेगा, बल्कि अपने स्टेट में चेंज करने लगेगा। यहाँ पे ये बर्फ के फॉर्म में था, यहाँ पे ये पानी की फॉर्म में आ जाएगा, पानी की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे ये जो जितनी हीट यूज हुई है
इसी को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसको मेल्ट करने में इसकी जितनी हीट यूज हुई है इसी को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अब यहाँ पे हमारे पास आता है, अब तुम लोग को इसके थोड़े एग्जांपल्स देते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते रहते हैं। अब सोचो तुम लोगों ने देखा होगा ओले वगैरह गिरते हैं हमारे घर के आसपास, मान लो ओले गिरे अभी। अब ओले गिरते टाइम पे हमें उतना ठंडा नहीं लग रहा होता है, लेकिन ओले जब गिर जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि तुम्हें ज्यादा ठंडा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अब पहला पॉइंट हम मान लेते हैं ओले गिरने वाला ही एग्जाम्पल पहला। जब हमारे घर पे ओले गिरे, हमारे घर के आसपास में ओले गिरे, तो ओले क्या है? बर्फ के गोले हैं छोटे छोटे से। ठीक, बर्फ के छोटे छोटे से गोले हैं, ये मान लो जमीन पर आके इकट्ठा हुए। अब ये बर्फ के जो गोले हैं अपने आप को पिघलाने के लिए इनको क्या चाहिए होगी? इनको चाहिए होगी हीट। तो ये हीट कहाँ से लेंगे? अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से तो लेंगे हीट, और कोई हीट का साधन थोड़ी ना, इनको और कहाँ से हीट मिलेगी? अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से हीट लेते हैं। तो इनको चाहिए होती है गलने के लिए हीट, अपने स्टेट में चेंज करने के लिए इनको चाहिए होती है हीट। स्टेट चेंज करने के लिए मांगेंगे हीट, अपने आसपास के वातावरण से ये हीट मांगेंगे। तो अपने आसपास के वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये हीट अपने अंदर मतलब हीट ले लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। हीट को लेकर ये अपने आप को मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट करके अपने आप में पानी में चेंज हो जाएंगे। मेल्ट मतलब गला लेंगे, अपने आप को पानी में चेंज कर लेंगे। ये अपने आप को पानी में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा है। अब खुद सोचो, मान लो एटमॉस्फेयर पहले हमारा गर्म था, एटमॉस्फेयर हमारा पूरा गर्म है, बर्फ अपने आप को गलाने के लिए एटमॉस्फेयर से ले रही है हीट। अब ये वाले जो ओले हैं एटमॉस्फेयर से ये इन्होंने हीट ली जब, तो एटमॉस्फेयर का जो हीट थी, हीट तो सारी एटमॉस्फेयर की इनको गलाने के लिए चली गई। तो हमारा जो आसपास का एटमॉस्फेयर था वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो हीट थी वो कम हो जाएगी उसकी, तो हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा। इसीलिए हमें जब ओले गिर रहे होते हैं तब उतना ठंडा नहीं लग रहा होता है, लेकिन जब ओले गिर चुके होते हैं उसके बाद में ज्यादा ठंडा लग रहा होता है। ऐसे ही तुम लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम वगैरह खाई है ना सबने। अब जब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, तुमने देखा होगा आइसक्रीम जब खाते हैं तो दांतों में बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। क्यों लगता है ऐसा ठंडा ठंडा सा? ये ठंडा ठंडा लगने के पीछे का रीजन भी है हमारा लेटेंट हीट ही है। अब वहां पे क्या होता है? अच्छा देखो, जैसे तुमने पानी, जैसे मान लो तुमने ठंडा ठंडा पानी पिया, ठंडा पानी पियोगे तब भी ठंडा लगेगा दांतों में, लेकिन अगर तुम आइसक्रीम खाते हो ठंडी ठंडी तब ज्यादा ठंडा लगता है। तब ज्यादा ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि उसका रीजन होता है, जैसे आइसक्रीम है एक बर्फ का गोला, बर्फ का गोला ही तो है आइसक्रीम हमारे पास। तो एक बर्फ का गोला है वो, जब तुमने उसको काटा तुम्हारे मुंह के अंदर आइसक्रीम गई, तो तुम्हारे जो दांत थे, तुम्हारे दांतों से आइसक्रीम ने अपने आप को गलाने के लिए ली ऊष्मा, एनर्जी, एनर्जी ली उसने अपने आप को गलाने के लिए, तुम्हारे दांतों से एनर्जी ली। दांतों से जब इसने एनर्जी अपने आप को गलाने के लिए ली, तो ये तो पिघल गई, मेल्ट हो गई आइसक्रीम, आइसक्रीम तो मेल्ट हो गई। लेकिन उसने हमारे दांतों से जब एनर्जी ली, तो हमारे जो दांत थे दांतों में बड़ा ठंडा ठंडा लगा। ठंडा क्यों लगा? क्योंकि जैसे पहले दांत मान लो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे थे, लेकिन जब उनसे एनर्जी चली गई, उनसे सारी एनर्जी चली जाएगी, तो जो दांत होंगे दांत तो ठंडे पड़ ही जाएंगे ना, क्योंकि एनर्जी तो सारी चली जा रही है, एनर्जी सारी इनको आइसक्रीम को पिघलाने में चली जा रही है। तो जो हमारे दांत थे दांतों में ठंडा ठंडा महसूस होता है, उसके पीछे का रीजन यही होता है, लेटेंट हीट। क्योंकि वो दांतों का जो दांत थे हमारे, दांतों से ऊष्मा ले लेता है हमारी आइसक्रीम, आइसक्रीम अपने आप को पिघलाने के लिए दांतों से ऊष्मा ले लेती है, तभी हमारे दांतों में ठंडा ठंडा महसूस होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले रखा है पानी, पानी को हम हीट कर रहे हैं। पानी मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे, इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद में
पानी का मान लो टेम्परेचर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस। हमने बता रखा है 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पानी का। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद में पानी बोलेगा अब आप हमें जितनी भी हीट दो, हम अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद में हमने बोला लेकिन हम तो हीट तब भी देना चाहेंगे, तो अपना टेम्परेचर चेंज करो या ना करो, हम अपनी हीट तब भी देंगे तुमको। तो हमने इसको हीट उसके बाद में भी दी। तो अब ये पानी क्या कहेगा, पानी कहेगा हम अपनी हीट, तुम्हारी हीट से हम अपने टेम्परेचर में चेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी हीट की वजह से हम अपने स्टेट में चेंज जरूर कर सकते हैं। मतलब वो पानी से हम गैस में जरूर बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये गैस में बदल जाएगा और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यहाँ पे जो ये हीट जितनी लगी है, ये जितनी हीट लगी है, इसी को हम लोग बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब उसकी स्टेट चेंज करने में जो उसकी जितनी हीट लगी है उसी को हम लोग बोल देते हैं लेटेंट हीट। और यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज हो रही है, पानी से गैस में जा रहा है, तो ये वेपराइजेशन वाली लेटेंट हीट हो जाएगी। और अभी हमने पीछे पढ़ा सॉलिड टू जब लिक्विड जा रहा था, तो वो वाली हमारी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गई थी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके थोड़े एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास में आता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है। तुम लोग देखा होगा मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े में हम लोग पानी वगैरह रखते हैं, तो वो ठंडा क्यों रहता है। अब उसका थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लो ये मिट्टी का घड़ा है हमारे पास, मिट्टी का घड़ा है हमारे पास। अब इस मिट्टी के घड़े में मान लो पानी पूरा भरा हुआ है। अब क्या होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े में होते हैं टिनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। टिनी जो होल्स होते हैं, उन होल्स की वजह से क्या होता है, जो मिट्टी की सतह होती है, मिट्टी का जो सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर आके पानी इकट्ठा होने लगता है। मतलब अंदर से पानी सरफेस पे आ रहा है, अंदर से यहाँ से बाहर के लिए निकल रहा है पानी, और यहाँ पे सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाता है। ऐसे सरफेस पे आके पानी की बूंदे इकट्ठा हो जाती हैं। पानी की बूंदे यहाँ पे आके इकट्ठा हुई। अब ये पानी की बूंदे जो बाहर आके इकट्ठा हुई, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ रही हैं, तो ये पानी की बूंदे क्या चाहेंगी, अपने आप को गैस में बदलना चाहेंगी। ये चाहेंगी यहाँ से ये उड़ के चली जाए, सब लोग आजाद होना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे पानी की बूंदे भी हैं, ये चाह रही हैं हम आजाद हो जाएं इस घड़े से, और ये उड़ के जाना चाह रही हैं बाहर। ये जो यहाँ पे पानी की बूंदे हैं, इनको गैस में बदलने के लिए चाहिए होगी एनर्जी। एनर्जी चाहिए होगी ना, हमने बताया तो अभी कि यहाँ पे हीट लगती है, उसी की वजह से यहाँ लिक्विड गैस में चेंज होता है। एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट ही टाइप से हो जाता है। तो इसको यहाँ से गैस में चेंज होने के लिए इसको चाहिए होगी हीट या एनर्जी चाहिए होगी। तो ये क्या करेगा, अंदर वाले पानी से ये हीट लेगा, अंदर वाले पानी से हीट लेगा और अपने आप को गैस में चेंज कर लेगा। अंदर से ले रहा है ये हीट और अपने आप को गैस में चेंज कर ले रहा है। जो अंदर वाला पानी था, मान लो पानी पहले गर्म था, पहले गर्म पानी है, गर्म पानी से इस पानी ने लिया हीट, हीट ले लेगा जब ये पानी सारा, तो जो अंदर वाला पानी था वो गर्म से क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा ना, क्योंकि उसकी सारी हीट तो इसको पानी को वेपराइज करने में चली गई, इसको पानी को उड़ाने में चली गई, गैस बनाने में चली गई। तो अंदर की सारी हीट चली गई बाहर के पानी को गैस बनाने में, इसीलिए जो अंदर का पानी था उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। टेम्परेचर गिर जाएगा तो अंदर का जो पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि मिट्टी के घड़े वगैरह गर्मियों में यूज करने चाहिए, ताकि पानी हमारे पास ठंडा रहे, इसीलिए मिट्टी के घड़े यूज किए जाते हैं। अब इसके आगे का हम लोग आगे देखते हैं, इसको तब तक नोट कर लीजिए। हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया था। जैसे सॉलिड टू लिक्विड कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से लिक्विड टू सॉलिड भी चेंज हो सकता है, और ऐसे ही लिक्विड से गैस में भी चेंज हो जाता है, और गैस से लिक्विड भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर की चेंज की वजह से इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकता है। प्रेशर जब हम लोग चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकता है। अब मान लो तुम्हारे पास में पूरे कमरे भर में गैस भरी हुई है, एलपीजी गैस सबने देखी हुई है ना।
एलपीजी गैस मान लो तुम्हारे पास भरी हुई है पूरे कमरे भर में। अब तुम्हें क्या करना है, सिलेंडर के अंदर वो सारी की सारी गैस भर के देनी है। अब तुमने क्या किया, ये छोटा सा तुम्हारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर ऊपर से खाली है, खुला हुआ है छोटा सा। अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर वो सारी की सारी गैस भरनी है। अब वो गैस भरने के लिए तुम क्या करोगे, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे। तुमने प्रेशर लगा लगा के सारी गैस को इतना ज्यादा, जैसे मान लो हमने बताया गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना मैटर। तो जो पार्टिकल्स हैं गैस वाले, वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इतने ज्यादा दूर होते हैं कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, नेग्लेजिबल होता है, हमने बता रखा है सबको। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने इतना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगा लगा के इन सारे पार्टिकल्स को इतना ज्यादा करीब करीब ला दिया है। जैसे ये हमारे पास पहले मान लो कमरा था, कमरे में गैस भरी हुई थी, गैस के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे आराम से टहल रहे थे, गैस के पार्टिकल इधर उधर टहल रहे थे पूरा आराम आराम से, इतने दूर दूर थे। अब हमने और ज्यादा गैस भर दी सिलेंडर के अंदर, छोटी सी जगह में लेके आए हम, और प्रेशर लगा लगा के हमने इतना ज्यादा उनके सारे पार्टिकल्स को करीब करीब ला दिया है कि ये छोटे से जगह पे अगर हम लोग रखेंगे छेप को, अब ये इतने ज्यादा करीब करीब आ गए कि इनके बीच में पहले तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा था, और अब ये इतने करीब आ गए कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा है। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगने लगा है, इसकी वजह से ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे हैं, लिक्विड का बिहेवियर शो करने लगे हैं। जब ये लिक्विड का बिहेवियर शो करने लगे तो ये धीरे धीरे करके पूरा लिक्विड में ही बदल जाएंगे। जैसे तुमने देखा होगा एलपीजी जो गैस होती है सिलेंडर के अंदर जो भरी हुई है, वो पानी की फॉर्म में भरी होती है सिलेंडर के अंदर, वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होती है। लेकिन वैसे अगर उसको खोल दोगे, तुम पूरा खोल दो अभी ढक्कन जाके, और तो पूरा कमरे भर में भर जाएगी, लेकिन खोलना मत जाके वरना मम्मी इतना मारेंगी ना, बच नहीं पाओगे फिर। तो सिलेंडर की जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। क्यों लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा लगा के सारी की सारी गैस भर रखी है हमारे पास, उसके सारे पार्टिकल्स हमारे पड़ोस पड़ोस में आ गए, सारे पार्टिकल्स पास में आ गए। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो वो लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा, धीरे धीरे पूरा पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर के चेंज की वजह से भी हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर देख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी गैस थी, गैस से लिक्विड में चेंज हो रही है, इसको हम लोग कंडेंसेशन भी बोलते हैं, जिसको संघनन बोला जाता है। अब ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम लोग देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है जैसे मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड है हमारे पास, और ये लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे ही, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पर ही अपने आप को गैस में परिवर्तित कर ले रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे लिक्विड भरा रखा हुआ है हमारे पास, और हमने इसको रख के छोड़ दिया, जैसे पानी तुमने एक ग्लास में भरा या फिर एक भगोने में भरा, और उसको रख के तुमने छोड़ दिया, और 4-5 दिन बाद जब तुम उस पानी को देखोगे तो वहां पे तुम्हें पानी की मात्रा थोड़ी कम दिखाई देगी, पानी थोड़ा कम हो जाएगा। पानी कहाँ गया, पानी वो यहाँ से उड़ के गैस में चेंज हो गया, रखे रखे वो पानी गैस में चेंज हो गया। और यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, बॉयल भी नहीं हुआ पानी, उबलना भी नहीं शुरू हुआ, और तब भी चेंज हो गया। हाँ, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन की। 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी नहीं जा रहा है, उससे पहले वो अपने आप को इवेपोरेट कर ले रहा है, अपने आप को पहले ही गैस में चेंज कर ले रहा है, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इस पे कुछ इफेक्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो इवेपोरेशन होता है उसको इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। अब पहला पॉइंट क्या है, जैसे वायु की स्पीड, एयर की स्पीड, स्पीड को गति बोलते हैं। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे कंटेनर में भरा हुआ था पानी, हमने इधर से फूंक मारी या हवा इधर से चलाई,
अब क्या होगा, यहाँ पे ऊपर जो इसके कण थे छोटे छोटे से, इन कणों पे जाके हवा लगी। हवा के लगने की वजह से ये जो कण होंगे, कण के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मतलब गतिज ऊर्जा आ जाएगी। जो कण थे, कणों के अंदर जब गतिज ऊर्जा आ गई, तो गतिज ऊर्जा आने की वजह से ये कंपन करने लगेंगे, मतलब कांपने लगेंगे थोड़ा सा। और इनके कांपने की वजह से जो पार्टिकल्स हो गए, पार्टिकल्स एक दूसरे से कहेंगे कि हम तुम्हारे पास नहीं रहना चाहते, और पार्टिकल एक दूसरे को टकरा के बाहर निकलने लगेंगे। यहाँ से पार्टिकल छोड़ छोड़कर बाहर आने लगेंगे। अब ये जो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, बाहर आएंगे ये गैस की फॉर्म में। गैस की फॉर्म में क्यों आएंगे? क्योंकि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी, वैसे वैसे गैस की फॉर्म में बनने लगेंगे ना। हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी गैस की लिक्विड से ज्यादा होती है। पहले वो लिक्विड फेज में थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। अब जब वहां पे आके उनकी हवा टकरा रही है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो गैस की फॉर्म में चेंज होने लगेगा धीरे धीरे। अब इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग एयर की स्पीड बढ़ा देते हैं, इस एयर की स्पीड बढ़ाने की वजह से जो हमारा पानी होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड गैस में जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर की स्पीड चेंज करने से लिक्विड का गैस में चेंज होना भी बढ़ जाता है, मतलब इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो भी तेज हो जाती है, जल्दी जल्दी होने लगती है। जैसे जैसे स्पीड चेंज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो भी तेज होती रहती है। अब इसके बाद में आता है सेकेंड पार्ट। जैसे हम लोग मान लो एरिया बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। अब ये तो तुम लोगों ने भी किया होगा। जैसे घर पे मान लो तुम पानी पी रहे हो खड़े होके, पानी तुम्हारे ग्लास से गया फैल। अब मम्मी तुम्हारे पर चिल्लाना शुरू कर दी कि भैया तुमने पानी क्यों फैला दिया, क्यों फैला दिया। अब तुम क्या करोगे? तुमने पहले देखा ग्लास से पानी फैल गया है, तुम्हें मम्मी से बचना है डांट से, कि तुम्हें भैया मम्मी डांटे ना, तुम्हें उससे बचना भी है। तो तुम क्या करोगे? उस पानी को वाइपर से जाके इधर उधर फैला दोगे, ताकि वो पानी जल्दी से जल्दी सूख जाए। मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे छोटी सी जगह में अगर हम लोग पानी को भरे हुए हैं, तो वो पानी धीरे धीरे फैलेगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। बल्कि जब बड़ी सी जगह में हम लोग उसी पानी को फैला देंगे, तो वो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले मान लो यहाँ पे हवा इतने में ही टकरा रही थी, इतने के ही ऊपर के पार्टिकल्स गतिज ऊर्जा ज्यादा बढ़ा पा रहे थे अपनी, और गैस में चेंज हो पा रहे थे। और हमने पूरे को फैला दिया। पूरे को जब फैला देंगे, तो जब यहाँ पे गैस धीरे धीरे इधर से हवा आएगी, हवा आने की वजह से जो पार्टिकल्स है, पूरे के पूरे पूरे में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी, तो वो धीरे धीरे करके गैस में चेंज होने लगेंगे। इसीलिए जब हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तब ये जो पानी था हमारे पास, लिक्विड था, लिक्विड गैस में जल्दी जल्दी चेंज बढ़ने लगता है, जल्दी जल्दी चेंज होने लगता है। मतलब इवेपोरेशन की जो हमारी प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी होने लगती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से इवेपोरेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एक और पॉइंट। टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन जल्दी जल्दी तो होने लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करना, जैसे मान लो तो हमने तुमसे बोला कि यहाँ पे तुमने भगोने में पानी ले रखा है, पानी को लेकर तुमने 4 दिन बाद देखा उसको, तो वो पानी तुम्हें कम दिखाई दिया। अब मान लो तुमने यहाँ पे थोड़ा पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, रूम का टेम्परेचर था यहाँ पे, अब तुमने इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस तुमने कर दिया। 50 डिग्री सेल्सियस करोगे, अगर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पहले रूम का टेम्परेचर था, तो हम देख रहे हैं कि 4 दिन के अंदर ये सारा पानी उड़ जा रहा है। 4 दिन के अंदर सारा पानी गैस में चेंज हो जा रहा है। अब अगर इसका टेम्परेचर हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो 4 दिन की जगह 2 ही दिन में पूरा पानी गैस में चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। तो यही चीज है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, वैसे वैसे इवेपोरेशन की प्रोसेस भी बढ़ती रहती है। अब इसके आगे एक दो पॉइंट और हैं, वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट और आते हैं जो हमारे इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये होता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड मतलब जो पानी है हमारे पास, या फिर लिक्विड है, कोई भी द्रव है हमारे पास, उसका जो भी प्रकृति होगी वो भी डिपेंड करेगी ना। जैसे मान लो तुमने पेट्रोल ले रखा है, पेट्रोल को तुम खुले में छोड़ो,
अब पानी को तुम खुले में छोड़ो, पेट्रोल तो पानी के मुकाबले जल्दी उड़ जाएगा ना। क्यों जल्दी उड़ जाएगा? क्योंकि उसका नेचर है ऐसा कि वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि जो पेट्रोल है, पेट्रोल अलग स्पीड से इवेपोरेट होगा, और जो पानी है, पानी अलग स्पीड से इवेपोरेट होगा। दोनों की इवेपोरेट होने की स्पीड अलग अलग है। तो इसीलिए जो नेचर ऑफ लिक्विड है वो भी डिपेंड करेगा इनके इवेपोरेशन पर। अब इसके बाद में पांचवा पॉइंट आता है। पांचवा पॉइंट आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पे भी तो डिपेंड करेगा। मतलब जो हमारे वातावरण में नमी है, नमी के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। वातावरण में मान लो नमी है हमारे, अगर वातावरण में नमी होगी तो पहले से वातावरण के अंदर नमी बनी हुई है, तो पानी जो है, पानी हमारा और ज्यादा इवेपोरेट होना नहीं चाहेगा। पानी जैसे मान लो पानी हमारे पास भरा हुआ है कंटेनर में, और हमारा जो वातावरण है, वातावरण पहले से ठंडा है, एटमॉस्फेयर हमारा पहले से ठंडा है। जब एटमॉस्फेयर हमारा पहले से ठंडा होगा तो पानी अपने आप को गैस में बदलना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं बदलना चाहेगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही नमी इतनी ज्यादा मतलब बनी हुई है कि पानी की जो नमी है उसको वो जगह देने ही नहीं चाहेगा। वो बोलेगा हमारे पास पहले से ही इतनी ज्यादा नमी है हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, कि तुम्हारी जो नमी आ रही है, तुम्हारे द्वारा जो आ रही है हमारे पास वाष्प, उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची हुई है। तुम्हारी वेपर्स की यहाँ पे कोई जगह बची ही नहीं है। तो क्या होगा, जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा हमारा इवेपोरेशन। अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा नमी है तो जो हमारा इवेपोरेशन है वो स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा। अब इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, तब तक ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में अंतर। इन दोनों के बीच में अंतर क्या क्या होते हैं। अब पहला पॉइंट आता है हमारे पास, जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन बड़ी ज्यादा ही स्लो प्रोसेस है। जैसे इवेपोरेशन हमने देखा था अभी, वाष्पन के बारे में हमने पढ़ा है कि 4-5 दिन हम लोग पानी को रख देते हैं, उसके बाद में हम लोग अगर पानी को देखते हैं तो वो पानी हम लोग को थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। तो जो ये वाष्पन है, वाष्पन बड़ी स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। और जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग थोड़ी फास्ट प्रोसेस है। क्यों फास्ट है? जैसे तुमने देखा ना, अभी तुमने पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाके, तो पानी क्या होगा, पानी उबलना शुरू हो जाएगा। पानी उबलेगा तो सारा का सारा पानी तुरंत ही तुरंत उड़ने लगेगा। मतलब आधे घंटे के अंदर ही तुमको सारा पानी उड़ जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे 4-5 दिन के अंदर पानी उड़ पा रहा था। तो बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है। अब दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है कि जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन केवल सतह वाला प्रोसेस है। मतलब जो इसका सरफेस होगा, सरफेस पे आके हवा टकराएगी, और इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये पार्टिकल्स उड़ के ऊपर जाएंगे और गैस की फॉर्म में चले जाएंगे, निकल जाएंगे गैस की फॉर्म में बाहर। मतलब लिक्विड है हमारे पास, लिक्विड के ऊपर का जो सरफेस है, सरफेस पे आके हमारी हवा टकराएगी। हवा के टकराने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये गैस की फॉर्म में बाहर निकलने लगेंगे, बाहर निकल के गैस बन के उड़ जाएंगे बाहर। और जो ये हमारा बॉइलिंग है, बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर पानी उबल रहा है, पानी उबलेगा तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो उबल के ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे आने लगेंगे। मतलब ये आपस में, ये नीचे आएंगे, ये वाले ऊपर जाएंगे, ये नीचे आएंगे, ये ऊपर जाएंगे। मतलब इसमें क्या होगा, ऊपर वाले पार्टिकल्स भी उड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, गैस बनेंगे, और जो नीचे वाले पार्टिकल्स है ये भी उड़ के ऊपर जाएंगे और गैस बनेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे ही रह गए, जो केवल ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वही उड़ के जा रहे हैं और गैस बन पा रहे हैं। तो क्या होता है, इवेपोरेशन में केवल सरफेस वाले पार्टिकल्स ही उड़कर गैस में परिवर्तित होते हैं। लेकिन जो बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग में उबलने की वजह से पानी के नीचे के भी पार्टिकल्स उड़ के ऊपर गैस में परिवर्तित हो रहे होते हैं, और ऊपर के पार्टिकल्स उड़ के गैस में परिवर्तित हो रहे होते हैं। अब हमारे पास में तीसरा पॉइंट आता है। अब इस पर क्या है, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं,
टेम्परेचर मान लो हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है, इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, अगर बॉइलिंग पानी बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे ज्यादा अगर तुम टेम्परेचर करोगे तो वो गैस में चेंज करने के लिए टेम्परेचर को यूज करेगी, ना कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे अगर तुमने 25 डिग्री सेल्सियस में पानी ले रखा है, तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, 35 पहुंचेगा और आगे बढ़ेगा धीरे धीरे करके 100 तक जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा के इवेपोरेशन की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग एक वैसी प्रोसेस है कि बॉइलिंग अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल होगी। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट पास है कि जो इवेपोरेशन है ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। मतलब मान लो तुमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया, इस पे भी हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस लिया, इस पे भी हो जाएगा, 35 लिया, इस पे भी हो जाएगा, 33 लिया, इस पे भी हो जाएगा। मतलब हमने टेम्परेचर यहाँ पर कोई भी ले रखा हो, हर एक टेम्परेचर पे हमारा इवेपोरेशन हो जाएगा। लेकिन बॉइलिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है। जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है अगर, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इवेपोरेट होगा। ये नहीं होगा कि भैया 150 डिग्री सेल्सियस पे पानी जाके इवेपोरेट हो रहा है। तो पानी का बॉइलिंग जो होता है, बॉइलिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के लिए कोई फिक्स नहीं होता है। मतलब हम कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर रखेंगे उस पर इवेपोरेशन हो जाएगी। लेकिन बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग केवल एक फिक्स प्रोसेस पे होगी, फिक्स टेम्परेचर पे होगी। मतलब सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, बॉइलिंग उसका एक पार्ट है केवल। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर लिखकर बताइए। 4-5 नंबर में कुछ ना आता है तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अब इसको नोट। अब जैसे कि हमने आप लोग को बोला था कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अब बस वही लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जान लेते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा को सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है सुपर हॉट गैस। मतलब कोई हमारे पास में गैस है, गैस को हमने इतना हीट किया, इतना हीट किया, हीट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट कर दिया जब हमने गैस को, तो क्या होगा, गैस के अंदर जैसे मान लो कोई भी हमारे पास में एलिमेंट है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट्स। अभी ये सब पढ़ोगे आगे, एलिमेंट्स बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबसे मिलकर बने होते हैं एलिमेंट्स। तो हमने इसको इतना ज्यादा हीट कर दिया कि जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसको छोड़ छोड़ के जाने लगे। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं तो इसके ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल गैस और जो सुपर हॉट गैस थी, इन सबके मिक्सचर को ही हम लोग बोल देते हैं, ये पूरा जो मिक्सचर है, इस पूरे मिक्सचर को हम लोग बोल देते हैं कि प्लाज्मा बन गया है। जैसे कि हमने लोग देखा होगा कि बिजली वगैरह कड़कती है, बादल दो टकराते हैं आपस में तो बिजली कड़कती है। बिजली क्यों कड़कती है, दो बादल आके आपस में टकराए, बादल के बीच, बादलों के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं फिर वही बिजली के फॉर्म में निकलते हैं बाहर, और इसी को हम लोग बोल देते हैं, ये भी प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है, ये भी प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है हमारे पास। अब ऐसे ही होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, जैसे इसमें हो रहा है सुपर हॉट गैस, वैसे ही उसमें है सुपर कूल गैस। बिल्कुल सेम उसका अपोजिट है। जैसे यहाँ पे भी
कोई गैस है, मान लो कोई भी चीज है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को ई माइनस से हम लोग दिखा सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसको इतना ज्यादा कूल किया, इतना ज्यादा कूल किया कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जम गए। ये जम के एक ही जगह पर फिक्स हो गए। ये एक ही जगह पर जो फिक्स हो जाते हैं, इसके बाद में जो पूरा लैटिस बना है, इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। -273 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा किया जाता है। इतना ज्यादा कम कम टेम्परेचर किया जाता है, तब जाके हमारे पास बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बन पाता है। मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा हम लोग गर्म कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपने घर को छोड़कर बाहर निकल जा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग इतना ज्यादा ठंडा कर दे रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जम जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हिल भी नहीं सकते अब। तो यहाँ पे ठंडा किया जा रहा है, यहाँ पे गर्म किया जा रहा है, बिल्कुल सेम और अपोजिट है, बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम है। अब यही दोनों चीजें हमारे पास लास्ट टॉपिक था। हम हमारे चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जाके उस डाउट का आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो इस चैप्टर की जो नोट्स हैं, वो नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए और चैनल को जाके फॉलो कीजिए। और इस यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशंस आती रहे वीडियोस की, और आपसे कोई भी वीडियो छूट ना जाए। तो चलिए हम यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।